हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं आपके साथ आर्ट अकेडमी हमारे चैनल पर। आर्ट अकेडमी पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी की ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज। आज क्लास 11th में नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। छोटा सा पार्ट है, सरफेस टेंशन, बहुत बड़ा नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि बोर्ड्स में बहुत डीपर कॉन्सेप्ट्स पूछे भी नहीं जाते, तो जो सुपरफिशियल लेवल पे है वही काम करना है। थोड़े बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आपको जरूर बताऊंगा, कुछ अच्छी अच्छी चीजें दिखाऊंगा, कुछ फोटोज दिखाऊंगा जहाँ आपको अच्छा लगेगा देख के। फिलहाल आज बेसिक कॉन्सेप्ट है इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस एनर्जी, यहीं से काम शुरू करना है। होता क्या है कि मैं आपको डायरेक्ट टेक्निकल बातों से ही काम शुरू करता हूँ, इधर उधर की बातें नहीं करते। एक्सप्लेनेशन पार्ट से ही हम फिनोमेना तक जाएंगे, फिनोमेना से एक्सप्लेनेशन पे नहीं आएंगे। ये रहा एक कंटेनर, इसमें आपने कोई लिक्विड भर रखा है। सरफेस टेंशन का फिनोमेना जब आप ये बात सुने तो आपके दिमाग में सरफेस शब्द आना चाहिए और ये दिमाग में सेटल होना चाहिए कि ये जो पूरा केस हम पढ़ रहे हैं ये सरफेस पर बेस्ड है। लिक्विड के बल्क से हमें कोई मतलब नहीं। लिक्विड कितना गहरा भरा हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिक्विड के बल्क में क्या प्रॉपर्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ सरफेस से मतलब है। देखो सरफेस से कैसे मतलब आता है। एक लिक्विड का मॉलिक्यूल कंसीडर करो, यहाँ पर इसे लेफ्ट में अट्रैक्ट किया जा रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और आप देखोगे कि मॉलिक्यूलर फोर्सेस अपने आप में बैलेंस्ड है, वो नॉर्मल की बैलेंसिंग नहीं है चारों तरफ। लेकिन अगर किसी सरफेस के पार्टिकल को देखो तो उसे नीचे खींचा जा रहा है, इधर 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 खींचा जा रहा है, लेफ्ट में राइट में, लेकिन ऊपर की तरफ कोई फोर्स अवेलेबल नहीं, जिसकी वजह से या तो ऊपर रिपल्शन आ सकता है, अगर आए तो अट्रैक्शन तो नहीं आ सकता क्योंकि ऊपर पार्टिकल ही नहीं है। तो जो भी इसके इन फोर्सेस की बैलेंसिंग है वो नॉर्मल वगैरह की वजह से है, लेकिन इस पार्टिकल पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो बैलेंस्ड नहीं है। तो बल्क के पार्टिकल की अगर मैं बातें करूं और सरफेस के पार्टिकल्स की बातें करूं तो आपको मैं एक बात बताऊं, बल्क के पार्टिकल पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बैलेंस्ड है। और अगर सरफेस के पार्टिकल की बातें करूं तो यही जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं बेटा, ये अनबैलेंस्ड है। इनको बैलेंस करने के लिए कोई दूसरा आदमी आ रहा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नॉट बैलेंस्ड। और तुम इस बात को जानते हो कि जहां भी बैलेंस्ड होंगी फोर्स तो वहां पर आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज कर जाएगी, कम हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कम होगी तो पार्टिकल की जो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी वो बढ़ जाएगी, पार्टिकल ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में रहना पसंद करेगा। लेकिन अगर जो फोर्सेस हैं वो अनबैलेंस्ड हो गई तो आपको पता चलेगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाएगी। अनबैलेंस्ड फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। और एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी का मतलब थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी, वो घट जाएगी। पार्टिकल ऐसी जगह पर रहना पसंद नहीं करेगा। ठीक, इसका मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, पार्टिकल टेंड टू एक्वायर दिस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, तो हम लिखते हैं पार्टिकल tend to acquire this configuration। और ये दूसरा पार्ट लिखा हुआ है जहां स्टेबिलिटी घट रही है, तो कम स्टेबल वाले कॉन्फ़िगरेशन में तो पार्टिकल वैसे ही रहना नहीं चाहता। हम लिखेंगे पार्टिकल tend to go towards relatively stable position। स्टेबल पोजीशन पर जाने की कोशिश करेगा, यहां से हटने की कोशिश करेगा। वापस लिक्विड पे आओ, तुम देखो अंदर बल्क के जितने भी पार्टिकल है, नीचे ऊपर कहीं भी, ऑल पार्टिकल्स आर बैलेंस्ड, और पार्टिकल्स आर स्टेबल क्योंकि उन सब के फोर्सेस बैलेंस्ड है। और जो सरफेस का पार्टिकल है उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बैलेंस्ड नहीं। और जब इन महाशय के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बैलेंस्ड नहीं है
तो सरफेस का जो पार्टिकल है उसकी पोटेंशियल एनर्जी बल्क के पार्टिकल के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो हम कहेंगे सरफेस पर पार्टिकल के पास कुछ रेसिडुअल एक्स्ट्रा एनर्जी है ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्सेस। और ये पार्टिकल क्योंकि अब ज्यादा एनर्जी रख रहे हैं बल्क से, तो बल्क वाले तो बल्क में पड़ रहेंगे ठंडे आराम से, एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं इनकी एनर्जी ज्यादा है और स्टेबिलिटी कम है। तो ये अपनी पोजीशन छोड़कर रिलेटिवली और स्टेबल लोकेशन पर जाने की कोशिश करेंगे। और स्टेबिलिटी दिख रही है कि अगर यार बल्क में आ जाओ तो फोर्सेस बैलेंस्ड हो जाएंगे, तुम स्टेबल हो जाओगे। तो ऑल पार्टिकल विल टेंड टू गो इनटू बल्क। समझे मेरी बात? ये कॉन्सेप्ट नया आ जाएगा। तो क्या कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स एज अ पार्टिकल शब्द बेहतर लगता है इस जगह पे, एट सरफेस is greater than energy of molecules in bulk। बल्क के मॉलिक्यूल से ज्यादा एनर्जी सरफेस वालों में। तो मॉलिक्यूल्स एट सरफेस टेंड टू गो इनटू बल्क। जितने भी सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो सब बल्क में जाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं सरफेस पर आएंगे तो यार एनर्जी वैसे ही ज्यादा है, हमारी स्टेबिलिटी है नहीं, थर्मोडायनेमिक मजा आ नहीं रहा, जिंदगी ठीक है नहीं, अंदर घुस जाओ बात बन जाएगी। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अवेलेबल है और अगर किसी मॉलिक्यूल को रास्ता मिला जाने का तो अंदर घुस जाएगा। और फिर एक पार्टिकल ऐसा क्यों करेगा? सारे ऐसा करने की कोशिश करेंगे। जो पार्टिकल इन अट्रैक्शन फोर्सेस को ओवरकम करके अंदर घुस पाया, अंदर चला गया, वो बल्क में चला जाएगा। और जो फिर वो जगह ना बचने के कारण नहीं जा पाए अंदर, वो सरफेस पर रह जाएंगे। लेकिन ये जो अंदर जाने की होड़ है, बल्क में जाने की होड़ है, सरफेस को लीव करने की जो होड़ है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल सरफेस को लीव करके हमेशा के लिए चले जाएंगे बल्क में। बहुत कम पार्टिकल बचेंगे सरफेस पे, और सरफेस पे पार्टिकल बचेंगे कम का मतलब सरफेस का एरिया हो जाएगा कम। ध्यान रखिएगा, सारे पार्टिकल सरफेस से कहां जा रहे हैं? बल्क में जा रहे हैं। सारे पार्टिकल अगर बल्क में जा रहे हैं तो बल्क का पार्टिकल की संख्या बढ़ रही है, स्पेस खत्म होते जा रहे हैं। एक वक्त ऐसा आएगा कि और पार्टिकल्स अंदर नहीं जा पाएंगे, इन फोर्सेस को ओवरकम पार्टिकल चले गए, उनके कारणवश जितने सरफेस पे एक्सपेक्टेड पार्टिकल की संख्या है उससे बहुत कम हो गई। अगर पार्टिकल सरफेस पे कम हो रहे हैं तो सरफेस का एरिया कम हो रहा है। अच्छा, तो ये जो कहानी है एनर्जी को कम करने की, ये इस कहानी के चक्कर में होता क्या है? एज अ रिजल्ट सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड surface area of the liquid reduces, कम हो जाता है, घट जाता है। और ये प्रॉपर्टी कहलाती है सरफेस टेंशन। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस के पार्टिकल्स की एनर्जी ज्यादा है, बल्क की कम है। तो इस लड़ाई में क्या होगा? सारे सरफेस के पार्टिकल्स सोचेंगे बल्क में चले जाएं, सारे जा नहीं पाएंगे, कुछ चले जाएंगे, और कुछ के पार्टिकल जाने की वजह से सरफेस का एरिया मिनिमाइज हो जाएगा और ठंड पड़ जाएगी। पहले से तो कम एनर्जी हुई कम से कम। इसका मतलब सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस due to which the liquid tries to minimize its surface area। अपने सरफेस एरिया को जितना कम से कम कर सकते हो उतना कम कर दिया जाए, जितना मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर कर सकते हो उतना मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करें। कारण मिनिमम सरफेस एरिया, मिनिमम पार्टिकल सरफेस पे, सारे पार्टिकल बल्क में, और जब बल्क के पार्टिकल की एनर्जी वैसे ही कम, जितने कम पार्टिकल सरफेस पे होंगे सरफेस की एनर्जी भी उतनी कम हो जाएगी, और सरफेस की एनर्जी कम होगी तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी किसी लिक्विड की जिसकी वजह से वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है, हम कहते हैं कि वो सरफेस टेंशन। और इस सरफेस टेंशन की वजह से होता क्या है? सरफेस टेंशन की वजह से होता ये है, एज अ रिजल्ट अगेन द सरफेस बिहेव्स एज स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। खींचे हुए गुब्बारे की तरह बिहेव करने लग जाती है। मेम्ब्रेन सब जानते हैं, 10th क्लास में पढ़ के भी आए, तो उसमें बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं।
इस सरफेस के कम होने की वजह से चीजें बहुत खिंच के आ जाती हैं, सारे पार्टिकल एक दूसरे को पास पास में ले आते हैं, सरफेस एरिया कम हो गया है, तो हम कहने लग जाते हैं कि एज अ रिजल्ट सरफेस बिहेव्स एज स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, खिंचे हुए गुब्बारे की तरह, मेम्ब्रेन की तरह ये बिहेव करने लग जाती है। और ये जो सारा कॉन्सेप्ट है ये कहलाता है सरफेस टेंशन। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। अच्छा, सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है? सबसे पहली बात, सरफेस टेंशन की वजह से सरफेस एरिया जो लिक्विड का है वो मिनिमाइज होता है। सबसे पहली खास बात यह है कि सरफेस टेंशन की वजह से सरफेस एरिया मिनिमाइज होता है। दूसरी खास बात क्या है? सरफेस एनर्जी भी तो मिनिमाइज होती है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात क्या है इसकी खास? ये होने की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से, द सरफेस behaves as stretched membrane। तनाव सा पैदा होता है, खिंचाव आ जाता है सरफेस में। ये इसके अलावा द सरफेस कैन बैलेंस a solid having greater density than liquid। ऐसे सॉलिड को जिसकी डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा है उसे सरफेस पर ही बैलेंस किया जा सकता है, जिसे बायंसी बैलेंस नहीं कर सकती उसे सरफेस टेंशन बैलेंस कर लेता है। होता क्या है गौर से सोचो। सुनो, एक एक्सपेरिमेंट घर में कर सकते हो। एक बाउल में पानी लो और स्टेबल कर लो उसे, मतलब हिलने डुलने ना दो, आराम से रखो, पानी भर लो, 5 मिनट रिलैक्स होने दो। फिर एक बहुत छोटी नीडल, भारी ना हो, हल्की नीडल हो। अब आयरन हल्का हो या भारी हो, कम वेट हो ज्यादा वेट हो, डेंसिटी तो पानी से ज्यादा है तो लॉजिकली वो डूबेगा। लेकिन अगर उसे जेंटली सरफेस पे ड्रॉप करोगे ना तो वो हल्की सी नीडल तैर जाएगी। बल्क में नहीं जाएगी, बायंसी की वजह से नहीं तैरेगी, इस सरफेस टेंशन की वजह से तैरेगी। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये सरफेस टेंशन आखिर किन किन बातों पर निर्भर करता है? ये सरफेस टेंशन बेटा कुछ बातों पर डिपेंड करता है। पहली बात, नेचर ऑफ लिक्विड, आखिर आपने लिक्विड कौन सा लिया, इन बातों पर डिपेंड करता है। दूसरी बात डिपेंड करता है टेम्परेचर, कि साहब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन का फिनोमेना कम हो जाएगा। ठीक। तीसरी बात इम्प्योरिटी पे डिपेंड करता है। इम्प्योरिटी से सरफेस टेंशन बढ़ता है कि घटता है, ये डिपेंड करता है कि किस तरह की इम्प्योरिटी आपने डाली है। ठीक है मेरी बात। एक खास बात और, इट इज अ सरफेस फिनोमेना। कौन सा फिनोमेना? सरफेस फिनोमेना। तो लॉजिकली बल्क से कोई मतलब नहीं है। और अगर इस प्राणी को बल्क से कोई मतलब नहीं तो तुम तुरंत ये कहोगे कि यार बल्क की बातें छोड़ो, वो पुराने प्रेशर, हाइट, डेप्थ, ये वो सब बेकार है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ काम नहीं करने वाला। अच्छा एक बात चलो, अच्छा ये बता दो कि वो जो लिक्विड पे सुई तैर जाती है उसके बारे में जरा बताओ। तो सरफेस टेंशन की बेसिक डेफिनेशन देख लो, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है। तो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन पर हम आते हैं। दो तरह की डेफिनेशन बेटा हम पढ़ेंगे। पहले जो ऑथेंटिक डेफिनेशन है वो करते हैं, फिर एनर्जी से जोड़ेंगे। मान लीजिए कि कहीं कोई लिक्विड पड़ा हुआ है, उसकी एक्सपोज सरफेस, उसको ऊपर से देख रहे हैं एक्सपोज सरफेस को, जो सरफेस हमें नजर आ रही है उस एक्सपोज सरफेस को बोर्ड पर बना दिया जाता है। ये जो बना हुआ है ये एक्चुअली एक्सपोज्ड सरफेस है, तो यहाँ पर वो लिक्विड भी बना दिया जाता है। आप लिक्विड की सरफेस देख रहे हैं बेटा, ये बल्क नहीं है, बाल्टी नहीं है, ये सिर्फ ऊपर की सरफेस है, क्योंकि फिनोमेना ही सरफेस का, तो देखना भी उसे ही है। अब बोर्ड पे तो ऐसे वर्टिकली बनाया जा सकता है, लेकिन आप इसे हॉरिजॉन्टल सरफेस को देख रहे हैं, वर्टिकल आप उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कुछ इस तरह की बात मान लीजिए आप। जिसमें में थोड़ा टाइम लग गया 1 मिनट का, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन इससे अच्छा लगता है। देखो हम मान लेते हैं कि यहां पर कोई एक इमेजिनरी लाइन है, ध्यान देना, दिस इज आवर इमेजिनरी लाइन।
और इमेजिनरी लाइन के आजू बाजू काजू आपको कुछ पार्टिकल्स नजर आएंगे, और कुछ क्या बहुत सारे नजर आएंगे, पर अभी तो मैं फिलहाल कुछ की ही बातें कर रहा हूं। कुछ बोलना अच्छा लगता है। ये पार्टिकल इससे अट्रैक्ट करेगा, पार्टिकल इससे अट्रैक्ट करेगा, पार्टिकल इससे करेगा, पार्टिकल इससे करेगा, ऑल द पार्टिकल विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर। और आपको दिखाई दे रहा है कि जो फोर्स लग रही है, ये फोर्स सरफेस के टेंजेंट, सरफेस के अलोंग, और जो लाइन आपने इमेजिन करी है इसके परपेंडिकुलर लग रही है। जो लाइन आपने इमेजिन करी है इसकी लंबाई मान लेते हैं L, और आप ऐसा अब कहिए कि इस पूरी कहानी में L लेंथ इमेजिन करने पर आपको F फोर्स मिल रही थी, तो 1 मीटर इमेजिन करने में कितनी फोर्स मिलती, तो आप कहते हैं F/L। F/L को जरा अंग्रेजी में लिख के बताओ, तो तुम इसे लिखोगे फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये आप कहोगे इसे। और ये फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है ना, यही कहलाता है सरफेस टेंशन। ये है बेटा आपका सरफेस टेंशन, T इक्वल टू F/L, न्यूटन पर मीटर इसकी यूनिट बन गई, और MT-2, देखो इसको बना के भी दिखा देते हैं आपको, MLT-2 फोर्स की यूनिट है, और नीचे मीटर है लेंथ, तो ऐसे लिख दिया गया। तो टोटल क्या बन गया बेटा, MT-2, ये सरफेस टेंशन की डायमेंशंस हो गई, ना सिर्फ इसकी यूनिट, इसके डायमेंशन आपके 11th क्लास के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सरफेस टेंशन इंपॉर्टेंट है। तो यहां से सरफेस टेंशन के फॉर्मूला से फोर्स का फॉर्मूला भी आ जाता है, T into L। जितना इंपॉर्टेंट ऊपर T इक्वल टू F/L है, उतना ही इंपॉर्टेंट F इक्वल टू T into L है। ये वो फोर्स है जो आप कह रहे हैं कि सरफेस टेंशन की वजह से आ रही है। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। और ये जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है, जिसे तुम T into L बोल रहे हो, इस फोर्स के दो बढ़िया से नेचर हैं जिन्हें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नेचर है बेटा कि ये अलोंग द सरफेस लगेगी, ये सरफेस को क्रॉस नहीं कर सकती, कट नहीं कर सकती, इसे सरफेस के अलोंग लगना पड़ेगा। सरफेस के अलोंग होने का मतलब है कि हमें टेंजेंट टू सरफेस सोचना है, ठीक है ना, टेंजेंट टू सरफेस, ये डायरेक्शन की बात हो गई। मैग्नीट्यूड तो आगे आपके आगे T into L लिखा ही हुआ है। दूसरी बात ये है कि ये परपेंडिकुलर टू लाइन लगेगी। क्या लगेगी बेटा, परपेंडिकुलर टू लाइन, इंपॉर्टेंट है। कौन सी लाइन, वही जो आप इमेजिन कर रहे हो, ये इमेजिनरी लाइन, इस लाइन के ही परपेंडिकुलर लगने वाली है बच्चा फोर्स। तो दिस परपेंडिकुलर टू लाइन फोर्स and which is tangent to the surface is called force due to surface tension। और ये फोर्स के कारण ही हम जो कह रहे थे कि वो लिक्विड भारी मटेरियल को जिसकी डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा है उसे बैलेंस कर लेता है, वो पतली सी नीडल तैर जाती है पानी के ऊपर, वो इसी वजह से होता है। मैं आपको इस लेक्चर के एंड में ये एक्टिविटी दिखाऊंगा कि किस तरह से वो बाउल के पानी के ऊपर ये पतली सी नीडल तैर जाती है, वो चीज दिखाऊंगा आपको। लेकिन फिलहाल ये इस वजह से हो जाता है। तो ये सरफेस टेंशन की बेसिक डेफिनेशन है। ऐसे हम सरफेस टेंशन को डिफाइन करते हैं। यूनिट डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए, वगैरह वगैरह जो भी बोला सब आपको आना चाहिए। इसके बाद यहां से कॉन्सेप्ट आएगा कि कैसे कोई नीडल तैरती है, फ्लोट करती है लिक्विड की सरफेस पे, जबकि उसकी डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा है। तो यहीं से काम शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, नीडल कैसे फ्लोट करती है। ये नीडल है, काफी सारे डायग्राम्स बने, एक एक करके देखते चलिए। ये नीडल है, पतली दुबली, बहुत छोटी सी, जो लिक्विड के नीचे लिक्विड है, इस पे फ्लोट कर रही है सरफेस पे। कैसे फ्लोट कर रही है उसके पीछे लॉजिक देखते हैं। थोड़ा सा तिरछी निगाह से इसे देखें। तिरछा साइड से देखें तो ऐसा लगेगा कि उस तरह की बातें हो रही हैं। ये जो एक लाइन आपको दिखाई दे रही है, बाउंड्री बेसिकली ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन लिक्विड के साथ कांटेक्ट में, और कांटेक्ट वाली जो लाइन है उस पर लाइन के परपेंडिकुलर और टेंजेंट टू द सरफेस फोर्स लगेंगे। ये F 3F नहीं, मतलब ये सारी मिलाकर के टोटल फोर्स F हो रही है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि F फोर्स लग रही है। अब इसको अगर हम इस साइड से देखें, साइड से, तो साइड भी आपको दिखाई देगा, इस नीडल का सिर्फ आपको गोला नजर आएगा, थोड़ी सी ये सरफेस अंदर बेंड हो जाएगी। तो जो फोर्स आपको नजर आएगी
और फोर्स आपको एक्चुअली ऐसे नजर आएगी, टेंजेंट टू द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू लाइन। ठीक, इसी प्रकार से यहां भी आपको दिखाई देगा, सिंपली टेंजेंट टू द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू लाइन। इस तरह से ये जो फोर्स की डायरेक्शन ऐसी है। अब सर ये परपेंडिकुलर टू लाइन कैसे हुई, गौर से देखो, ये ऐसे इस पर परपेंडिकुलर ये डला हुआ है, तो गौर से देखो इन दोनों के बीच तो 90 डिग्री का ही एंगल है, ये तो 90 डिग्री पे ही है। ठीक, तो टेंजेंट जब बनाओगे ना सरफेस पर, तो तुम ये कहने लग जाओगे टेंजेंट बनाते ही, और ये भी क्या है बेटा, टेंजेंट। और टेंजेंट जैसे तुम बोलोगे वैसे तुम्हारे दिमाग में एक शब्द आएगा कि अलोंग द सरफेस बातें हो रही। अलोंग द सरफेस का मतलब ये हुआ कि टेंजेंट बनाना है। सरफेस ऐसी थी, हॉरिजॉन्टल थी ना सरफेस, तो सरफेस को ऐसा बना लो। ये कितना एंगल बना रहा है जरा वो मार्क करके देखो, तो मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है। तो इसी प्रकार से सरफेस से ये फोर्स थीटा एंगल बना रही है। तुम देखो गौर से, जो लाइन है, ये जो नीडल, ये जब सरफेस पर रखी होगी, ये लिक्विड के सरफेस पर रखी होगी, तो एक इस तरफ से लाइन कांटेक्ट में आएगी, इधर से इस साइड से ये लाइन कांटेक्ट में आएगी, और एक इस साइड से लाइन कांटेक्ट में आएगी। बेसिकली ये तो एक ये लाइन कांटेक्ट में और एक ये लाइन इधर से कांटेक्ट में। तो आपको यहां पर जो फोर्स नजर आएगी वो T × L नजर आएगी, और यहां जो फोर्स नजर आएगी वो भी T × L नजर आएगी, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला आपको पता था कि T × L होता है। ठीक, अब यही फोर्स के दो कंपोनेंट्स बेटा बनाए जा रहे हैं, उन्हें बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। एक फोर्स यहां कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट बेटा यहां, ऐसे एक कंपोनेंट बेटा ऊपर और एक कंपोनेंट यहां ऊपर, इस तरह से। TL, ये जो F आप लिख रहे हो, जिससे आप T × L बोल रहे हो, इसका cos कंपोनेंट बेटा नीचे आएगा, तो आप लिखोगे F cos थीटा, और यहां भी लिखोगे बेटा आप F cos थीटा, और ऊपर की तरफ आप देखोगे तो आप लिखोगे F sin थीटा, और यहां भी आप लिखोगे बेटा क्या, F sin थीटा। एकदम सिंपल। आप पाओगे कि F cos थीटा कंपोनेंट कट जाएंगे। एक और फोर्स है जो इस पूरे मटेरियल पर लग रही है, और वो है इसका वेट, दैट इज इसका mg। बैलेंसिंग करने के लिए आपको दिखाई दे रहा है कि ऊपर लगने वाली F sin थीटा जो है वो mg के बराबर होनी चाहिए। और बैलेंसिंग होने का मतलब है कि जो नीडल है वो फ्लोट करनी चाहिए, और फ्लोट करेगी तो इसका मतलब रेस्ट करेगी, इसका मतलब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। फॉर इक्विलिब्रियम आप जानते हैं कि mg की वैल्यू जो है वो F sin थीटा प्लस F sin थीटा विच इज 2F sin थीटा ये होनी चाहिए। क्लियर है मेरी बात? बिल्कुल हाँ क्लियर। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, गौर से देखिएगा। mg इक्वल टू 2, F की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, T × L × sin थीटा, ये रहा। आप ऐसा सोच सकते हैं कि अगर आपके लिक्विड की सरफेस टेंशन फिक्स है, ये फिक्स है, और आपके नीडल की लंबाई भी फिक्स है, तो आपको समझ आ रहा है कि कितना वेट आप बैलेंस कर सकते हैं। ठीक, आपको ये भी दिख रहा है कि अगर आपने लंबाई को बढ़ाया तो फोर्स बढ़ेगी, और आप पाएंगे कि भारी मटेरियल भी बैलेंस किया जा सकता है। तो यानी जितनी लंबी नीडल होगी उससे ज्यादा आसानी से बैलेंस कर सकते हैं, और हल्की छोटी नीडल को मुश्किल से बैलेंस करेंगे। ठीक, दूसरी खास बात, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि सरफेस टेंशन इक्वल टू mg/2L sin थीटा। तो आपको ये नजर आना चाहिए कि अगर आप इतना मास बैलेंस कराना चाहते हैं, विच इज गिवन एज दिस, ये मास बैलेंस कराना चाहते हैं, तो दिस मच ऑफ सरफेस टेंशन यू रिक्वायर फ्रॉम द लिक्विड, कि लिक्विड के सरफेस की इतनी टेंशन होगी तब इतना मास बैलेंस हो जाएगा। अगर सरफेस टेंशन प्रोवाइडेड और फिर कोई तुमसे ये कहने लग जाए कि नहीं बताओ कि कितना मास बैलेंस कर सकते हैं, तो ये इक्वेशन है, यहां से पता चलेगा कितना मास बैलेंस कर सकते हैं। अब ध्यान दो, जिस लिक्विड का सरफेस टेंशन ज्यादा होगा तो वो ज्यादा मास बैलेंस कर पाएगा, जिसका सरफेस टेंशन कम होगा वो कम मास बैलेंस कर पाएगा। पानी में जब मच्छर तैर रहे होते हैं तो
वो अपने पैरों को रखकर तैरते हैं, कोई पानी के अंदर तो डूबते नहीं है, तो बायंसी का केस नहीं है। मच्छरों का पानी में तैरना, फ्लोट करना सरफेस टेंशन की वजह से ही। पानी की सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से वो फ्लोट कर जाते हैं। इसलिए मच्छरों को हटाने के लिए हम लोग एक चीज लिया करते हैं, केरोसिन। केरोसिन ऐसा मटेरियल है जिसका सरफेस टेंशन बहुत कम है। सरफेस टेंशन कम है तो साहब mg का फॉर्मूला भी लिखा हम लोगों ने 2TL sin थीटा। साहब ये जो T है अगर इसे कम कर दिया जाएगा कम, तो जो मास बैलेंसिंग है वो भी हो जाएगी कम। अब मच्छर पानी पे जो बैलेंस हो जा रहा था वो केरोसिन पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि केरोसिन के पास उतना सरफेस टेंशन नहीं है कि मच्छर के वेट को बैलेंस कर पाए। अब मस्कीटोज आते हैं, वो पानी पर बरसात के टाइम पर बैठते हैं, वहां लार्वा देते हैं और ग्रो करते हैं। उनसे बचने के लिए क्या करें, ऐसे वाटर जहां डिपॉजिट हो जाए, ऐसे वाटर वाले गड्ढों में, ऐसे डिपॉजिटेड एरिया में आपको पानी के ऊपर केरोसिन का छिड़काव कर देना चाहिए। केरोसिन पानी में घुलता भी नहीं है और पानी से डेंसिटी में कम है तो ऊपर फ्लोट करता है। अब कोई मस्कीटो आके उसके ऊपर बैठेगा, क्योंकि सरफेस टेंशन कम है, वो उसके वेट को बैलेंस नहीं कर सकता, तो वो डूब जाएगा, और जब वो डूबेगा तो मर जाएगा। इस तरह से मच्छर ग्रो नहीं कर पाते। ये तरीका है सरफेस टेंशन का इस्तेमाल करने का। अगली जो कहानी है वो ये है कि सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन आपस में रिलेटेड कैसे है। तो मान लीजिए कि ये जो चीज आपको दी गई है, ये सोप फिल्म है। अब साहब सोप फिल्म क्या होती है वो समझे। सोप फिल्म का मतलब आपने एक फ्रेम बनाया, उसको किसी साबुन के झाग में डुबोया और इस फ्रेम को बाहर निकाल लिया। जब आप इस फ्रेम को बाहर निकाल लेंगे तो उसके ऊपर एक बबल टाइप का कुछ फिल्म चढ़ जाएगी, हम सोप फिल्म बोलेंगे इसे। इस फिल्म को जहां से हम देख रहे हैं यहां से देखा जा सकता है, और अगर बोर्ड के पीछे से जाकर देखें तो भी इस फिल्म को देखा जा सकता है। तो इसकी एक्सपोज्ड सरफेस की अगर बातें करें तो दो एक्सपोज सरफेस है, एक सामने जो दिखाई दे रही है और एक जो पीछे से दिखाई देगी। ठीक, एक्सपोज्ड सरफेस जो है वो ऑन बोथ द साइड्स ऐसे लिख सकते हैं, ऑन बोथ द साइड्स, ये बात हो रही है। दोनों ही तरफ एक्सपोज्ड सरफेसेस की पाई जा रही हैं। ठीक, ये जो है ये क्या है बताता हूं। ये चीज कहलाती है वायर फ्रेम, वायर जो कि मूवेबल है। अब क्या किया जाए, एक काम करो, इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाओ, F एक्सटर्नल, और इसे स्लोली स्ट्रेच कर दो। स्ट्रेच स्लोली का मतलब ये कि आपको फोर्स बदलनी नहीं पड़ी, लगभग कांस्टेंट फोर्स लग रही है। अब बात आती है कि कितनी फोर्स लगानी पड़ी इसे खींचने के लिए। सरफेस टेंशन की फोर्स के अगेंस्ट आप बेसिकली फोर्स लगा के इसे स्ट्रेच कर रहे हैं। देखें कैसे, जैसे ये वायर, ये सोप फिल्म चढ़ी हुई, तो क्या यहाँ पर एक कांटेक्ट लाइन आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है। देखो यहाँ पे कांटेक्ट लाइन आ रही है, अगर ऐसे टच में है ये तो कांटेक्ट लाइन आई कि नहीं आई? लेकिन अगर इसे यहाँ से देखे पीछे से जाकर तो यहाँ से भी कांटेक्ट लाइन है। बेसिकली ये अगर किसी चीज से चिपकेगा तो एक इस तरफ कांटेक्ट लाइन आएगी और एक सरफेस के पीछे साइड से यहाँ से कांटेक्ट लाइन आएगी। सरफेस के टेंजेंट और लाइन के परपेंडिकुलर अपनी फोर्स हुआ करती है। तो एक फोर्स तो आपको इधर से दिख रही है जिस साइड से आप देख रहे हैं, और अगर पीछे से जाके देखेंगे तो वहां से भी एक लाइन कांटेक्ट में होने वाली, तो एक फोर्स ये हो गई। लंबाई अगर मुझे दे रखी है L, तो T इंटू L और फिर T इंटू L, बेसिकली 2TL वो फोर्स है जो कि आप अंदर की तरफ सरफेस टेंशन की वजह से पा रहे हैं। तो जो एक्सटर्नल फोर्स आपको नजर आ रही है वो नियरली इक्वल हो जाएगी 2TL के। और ये करते करते ऐसा पाया गया कि आपने इस पूरे तमाशे को इतना खींच दिया, इतना आगे ले आए आप। और जब आप बेटा इतना आगे ले आए तो ये वो नई सरफेस है जो आप बना दे रहे हैं। ठीक, तो आप कहेंगे दिस इज न्यू सरफेस फॉर्म्ड। नई सरफेस बनी कि नहीं बनी? हाँ, नई सरफेस बनी। कितनी दूर आपने खींचा, तो आप कह देते हैं कि x डिस्प्लेस किया। जब नई सरफेस बनी इसका मतलब कुछ पार्टिकल जो पहले सरफेस पर नहीं थे, बल्क में थे, इसके खींचे जाने पर वो नए पार्टिकल सरफेस पर आ गए।
जब वो नए पार्टिकल सरफेस पर आ गए तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो पार्टिकल की एनर्जी सरफेस पे आने से बढ़ गई, क्योंकि अभी हम लोगों ने सीखा कि सरफेस के पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा और अंदर वालों की कम। पहले पार्टिकल बल्क में थे, सरफेस उतनी ही थी, अब इसको खींच के और बढ़ा दिया गया, सरफेस पूरी हो गई। जब इतना अमाउंट ऑफ सरफेस आपके पास हो जाएगा तो आप ये कहने लग जाएंगे यार कुछ नए पार्टिकल सरफेस पे आ गए, जो नए आए पार्टिकल पहले से उनकी एनर्जी बढ़ी। ये बढ़ी कहां से, यहां से बढ़ी कि आपने फोर्स लगा के फ्रेम को डिस्प्लेस कर दिया। जितना डिस्प्लेसमेंट आप फोर्स लगा के करते हैं उससे कुछ वर्क डन करते हैं, जो वर्क डन आप करते हैं उससे आपकी एनर्जी में कुछ लॉस आता है, और जो आपने एनर्जी खर्च की वर्क डन करने में वही सरफेस की एनर्जी में चली गई। तो सबसे पहले हम ये निकालें कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा। तो तुम कहोगे कि एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन है एफ एक्सटर्नल इनटू जो डिस्प्लेसमेंट किया x। एफ एक्सटर्नल को तो 2t इनटू एल लिख सकते हैं इनटू x। तो जो टोटल वर्क डन आपके द्वारा किया गया वो आया 2TLX। तो सबसे पहले तो इसे डब्बे में बंद करो, और दूसरी बात तुरंत कहो कि जो वर्क डन तुम कर रहे हो एक्सटर्नल एजेंट, वो न्यू सरफेस एनर्जी बन रही है उससे। ये टोटल सरफेस एनर्जी नहीं है, इतना चेंज इन सरफेस एनर्जी है। ये वो सरफेस एनर्जी है जो आप क्रिएट कर रहे हो, आपने नई सरफेस एनर्जी लाई, नया सरफेस बनाया ना, तो नई सरफेस एनर्जी है। तो कितना सरफेस एनर्जी में आप चेंज लेके आए ये बताइए। तो सरफेस एनर्जी में जो चेंज आएगा उसे लिखा जा सकता है 2TLX। अरे वाह, मैं इसमें से सरफेस टेंशन को बेटा अलग लिखता हूं, 2 को अलग लिखता हूं, L इंटू एक्स को अलग लिखता हूं। देखना बच्चा, ये जो सरफेस आपको एक साइड से दिखाई दे रही है, इस सरफेस का एरिया कितना है, एरिया बराबर होगा L इंटू एक्स। अब तुम कहोगे L इंटू एक्स कैसे, L लंबाई x चौड़ाई, लेकिन यार एक सरफेस तो आपको यहां से दिखाई दे रही है, सरफेस एरिया L इंटू एक्स। अगर इस बोर्ड के पीछे से जाके देखें तो इसी वायर फ्रेम में जो सरफेस यहां से नजर आ रही है, जब पीछे से देखोगे तो यहां से तो सरफेस नजर आएगी। तो आपने एक एक्सपोज जो सरफेस नहीं बनाई है, आपने दो एक्सपोज सरफेस बनाई है, इधर और एक इधर, दो जगह आपने एक्सपोज सरफेस बनाई है। तो जो टोटल नई सरफेस फॉर्म है, टोटल न्यू सरफेस फॉर्म यहां लिखना चाहिए, टोटल न्यू सरफेस फॉर्म A इक्वल टू L इंटू एक्स, तो एक साइड की है और L इंटू एक्स ही दूसरे साइड की है, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, इसे डेल्टा ए लिख सकते हो, कितनी नई सरफेस बनी। तो डेल्टा U का फॉर्मूला देखो क्या बना, T इंटू 2LX, और 2LX तो डेल्टा A है, तो बेसिकली ये बन गया सरफेस एनर्जी इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन। ये कहलाती है सरफेस एनर्जी, और ये कहलाता है सरफेस टेंशन, और ये कहलाता है न्यू एरिया फॉर्म्ड। तो बेसिकली आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एब्सोल्यूट टर्म में T इंटू ए। हालांकि ये उतना एक्यूरेट नहीं है शब्द, लेकिन फिर भी लिखा तो जा ही सकता है। उसके बाद आप सरफेस टेंशन की एक नई डेफिनेशन गढ़ लें, यहां से देखें कैसे। सरफेस टेंशन इज U अपॉन A, यानी सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज सरफेस टेंशन। फोर्स पर यूनिट लेंथ या सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। एक डेफिनेशन फोर्स के टर्म में हमने की थी, अब एक डेफिनेशन हम सरफेस टेंशन की एनर्जी के टर्म में कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत हमने एनर्जी से ही जोड़ के की थी। और यहां हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन को आपस में रिलेट करने वाला। कोई दिक्कत वाली बात मेरे हिसाब से नहीं, आराम से समझ आया होगा, बिल्कुल सस्ता है, आराम से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। दिस इज वेरी इजी फॉर यू। हो गया कंप्लीट। अब चर्चा करते हैं सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन को कुछ अच्छे शब्दों में देखने की। चलो एक बढ़िया सी प्रॉब्लम टाइप की चीज आपको कराता हूं। देखो, कह रहा है स्फेरिकल बॉल है, उसकी कुछ रेडियस r, ये एक्चुअली एक लिक्विड ड्रॉप है, ठीक। कह रहा है कि फाइंड वर्क डन टू ब्रेक इट
इंटू 27 आइडेंटिकल स्मॉल ड्रॉप्स। कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा इस बड़े ड्रॉप को तोड़कर 27 छोटे ड्रॉप्स बनाने में। तो इसका मतलब इससे हमने क्या कर लिया, ऐसे छोटे छोटे आइडेंटिकल काइंड ऑफ ड्रॉप्स क्रिएट किए। ये हम क्रिएट कर रहे हैं एंड सो ऑन, इस तरह से छोटे छोटे ड्रॉप्स क्रिएट कर रहे हैं। हर ड्रॉप की रेडियस कितनी बेटा, स्मॉल आर। तो सबसे पहली बात, इसको तोड़ोगे नई सरफेस बन जाएगी। कहोगे कैसे? अरे एक बड़ी बॉल है, इसका कुछ सरफेस एरिया, इसको छोटे सरफेस पे तोड़ोगे, छोटे बॉल्स में तोड़ोगे तो सबका अपना अपना सरफेस एरिया होगा। तो जितने छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा सरफेस एरिया उतना बढ़ता चला जाएगा। जो नया सरफेस एरिया बनेगा वो नया सरफेस एरिया बेसिकली ये कहेगा कि जो पार्टिकल पहले बल्क में थे वो नया सरफेस एरिया बनने से सरफेस पर आ गए, तो उनकी एनर्जी बढ़ गई। कहां से बढ़ी? जब तुमने तोड़ा तो इसमें वर्कडन किया, जो वर्कडन किया वही तो नई सरफेस एनर्जी में आ गया। यानी बेसिकली यहां का आइडिया ये निकल कर आता है कि आपका जो वर्कडन होगा वो जितना सरफेस एनर्जी में चेंज आएगा उसके बराबर होगा। यानी सरफेस एरिया नया बनाने से, जब आप बड़ी बॉल को छोटे बॉल में तोड़ेंगे तो हमेशा सरफेस एरिया नया जनरेट होगा। नया सरफेस एरिया जनरेट होने से नई एनर्जी आएगी और वो एनर्जी आपके वर्कडन से ही आने वाली है। इस वजह से W इक्वल टू डेल्टा U, ये कॉन्सेप्ट अभी इस्तेमाल होने वाला है। तो क्या किया जाए, आप एक बात देखिए कि अब कितना सरफेस एरिया देखना, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, ये एक छोटी बॉल का सरफेस एरिया है, इंटू 27, ये टोटल सरफेस एरिया 27 बॉलों का हो गया, माइनस 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, ये बेसिकली हमारी बड़ी बॉल का सरफेस एरिया है। और अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो मुझे डेल्टा A यानी कितना नया सरफेस एरिया जनरेट हो रहा है ये मिल जाएगा। अगर ये मुझे मिल रहा है तो मेरे लिए जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, W एक्सटर्नल। तो तुम कहोगे डेल्टा U, और तुम अभी डेल्टा U का फॉर्मूला पढ़ के आए हो, T टाइम्स डेल्टा A। अरे वाह, यानी कि सरफेस टेंशन गिवन है मटेरियल की कि वो T है, और सरफेस एरिया का चेंज आपको मालूम है। सर छोटी वाली रेडियस नहीं गिवन है, बड़ी वाली रेडियस गिवन है, छोटी वाली नहीं है, तो रिलेशन निकाल लो। वॉल्यूम कंजर्वेशन का रूल अप्लाई करो और खेल खत्म। डेल्टा ए निकालने के लिए यूजिंग वॉल्यूम कंजर्वेशन। वॉल्यूम कंजर्वेशन इस्तेमाल करते समय आपको दिखाई देगा कि वॉल्यूम तो साफ सेम ही है ना, सरफेस एरिया आप नया बना ले रहे हो और वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। 4/3 पाई आर क्यूब, ये टोटल वॉल्यूम है बड़ी बॉल का, और 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ये वॉल्यूम है छोटी बॉल का। लेकिन ऐसी कितनी बॉलें तुमने बनाई है बेटा, 27 बॉल्स बनाई, और ये सब मिलाकर वॉल्यूम पुरानी वाली के बराबर हो रहा है। 4/3 पाई, 4/3 पाई, पाई पाई कट गए। मेरे पास आंसर आ रहा है आर क्यूब इक्वल टू 27 इंटू स्मॉल आर क्यूब स्क्वायर, क्यूब रूट ले लो इनका, तो r की वैल्यू जो है वो बन जाएगी 3r। ठीक है मेरी बात, 3 3 9 3 27। ठीक, तो आप क्या करें, यहां देखें डेल्टा a की वैल्यू फाइंड आउट करने चले, तो हम क्या लिख रहे हैं गौर से देखना, 4 पाई इंटू 27 इंटू r की जगह लिखा जा सकता है r/3, स्मॉल r की जगह कैपिटल R डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, माइनस 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। यहां देखो क्या हो रहा है, 4 पाई इंटू 27 इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। आपको लगेगा इससे ये कटेगा तो आंसर आएगा 3। आप देखें कि 4 पाई R स्क्वायर कॉमन आ सकता है, यहां आया 3, यहां आया 1, तो मेरे हिसाब से जो आंसर है 2 3 माइनस 1 इज 2, तो 8 पाई R स्क्वायर, इतना नया एरिया हमने जनरेट कर दिया। तो कितना वर्कडन हमने एक्सटर्नली किया, वो एक्सटर्नल वर्कडन को अगर तुम देखोगे तो एक्सटर्नल वर्कडन के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे T टाइम्स डेल्टा A, और T की जगह T लिखा और डेल्टा A की जगह लिखा बेटा 8 पाई R स्क्वायर, और ये रहा आपका बेटा वर्कडन एक्सटर्नल, और ये रहा आपका आंसर। क्लियर है मेरी बात, बिल्कुल आसान सस्ता। चल अगला देखें,
इसी सवाल को बदल देते हैं और कहते हैं कि यार हम नहीं बॉल को तोड़ रहे, हम लिक्विड ड्रॉप को तोड़कर छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट नहीं कर रहे। हो ये रहा है कि लिक्विड ड्रॉप अपने आप टूट जा रही है। द लिक्विड ड्रॉप कोलैप्सेस इनटू n नंबर्स ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स। अपने आप टूट रही है, हम एनर्जी नहीं दे रहे, तो क्या होगा? कुछ नहीं, उसकी जो इंटरनल एनर्जी, थर्मल एनर्जी है, वो सरफेस एनर्जी में आ जाएगी। भाई बड़ी बॉल छोटी बॉल में टूटेगी तो नया सरफेस एरिया जनरेट होगा, तो सरफेस एनर्जी बढ़ेगी। अगर हम दे रहे हैं वर्क डन करके तो हमारा वर्क डन सरफेस एनर्जी में जा रहा है, पर अगर हम वर्क नहीं कर रहे उसे तोड़ने में और उसकी खुद की एनर्जी सरफेस एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो उसकी थर्मल एनर्जी सरफेस एनर्जी में चली जाएगी, यानी थर्मल एनर्जी में कमी आ जाएगी। और किसी मॉलिक्यूल के थर्मल एनर्जी में कमी आए तो मटेरियल का टेंपरेचर कम हो जाएगा। याद करो mc डेल्टा टी 10th क्लास का कैलोरीमेट्री कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। तो अगर बड़ी बॉल को छोटी बॉल्स में तोड़ते हैं तो उन छोटी बॉल्स का टेंपरेचर अपने आप कम हो जाता है। हम ना तोड़ें, बेसिकली बॉल्स अपने आप टूट रही है, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए एक बड़ी बॉल और फिर आपसे मैं कह रहा हूं इसकी रेडियस है r, ठीक। और ये क्या है बेटा हमारे लिए? ये है लिक्विड ड्रॉप और लिखा जा रहा है दिस ड्रॉप collapses into n small identical drops। मैं 8 भी नंबर में ले सकता हूं, 27 भी ले सकता हूं, ताकि वो क्यूब रूट हो जाए और नंबर में कोई प्रॉब्लम ना फंसे। n आइडेंटिकल ड्रॉप्स हमारे पास बेटा अवेलेबल है, ये टूट गई है उनमें। तो छोटी छोटी ड्रॉप कैसे बनाते हैं? वही पुरानी कहानी, जैसे ये जैसे ये जैसे ये जैसे ये, ऐसे कुछ ड्रॉप्स बना लिए आपने, वाह वाह डा डा डा, ये इस तरह से। अब पूछ रहा है अपने आप टूटी है, फाइंड चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में कितना चेंज आ जाएगा ये बताना है। तो ठीक है बताते हैं, थोड़ी बहुत चीजें हैं, चर्चा तो करनी ही चाहिए। सबसे पहली बात देखो कि वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाओ। तुम्हें पता है कि रेडियस का रेशियो तो पता ही होना चाहिए। तो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, ये बेटा वॉल्यूम है बड़ी वाली बॉल का, और 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इंटू n, ये हो गया टोटल वॉल्यूम छोटी वाले बॉलों का मिला करके। और आपको पता है कि 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएंगे, तो r की वैल्यू आएगी n की पावर 1/3 इंटू r, यानी स्मॉल r की वैल्यू आएगी कैपिटल R अपॉन n की पावर 1/3। ये रिलेशन आ गया स्मॉल r और कैपिटल R में, दोनों का जहां भी इस्तेमाल होगा वहां करेंगे। अब मैं कह रहा हूं कि सरफेस एरिया बढ़ रहा है या घट रहा है, जरा मुझे ये बताओ। तो एरिया इज इंक्रीजिंग। क्यों एरिया इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि बहुत छोटे ड्रॉप्स में टूट रही है, जितने छोटे टुकड़े कर दोगे नया सरफेस एरिया आ जाएगा। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि डेल्टा ए कितना है, तो तुम कहोगे 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू n, टोटल सरफेस एरिया। बेसिकली एक बॉल का सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, और बड़ी बॉल का सरफेस एरिया कितना था? 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो एक काम करो यार, छोटे r को खत्म कर दो यहाँ से। छोटे r को खत्म करोगे तो देखो क्या लिखोगे, लिखोगे स्क्वायर करने का मतलब हुआ r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n की पावर 1/3 है, स्क्वायर करोगे n की पावर 2/3 हो जाएगी। यहाँ लिखा हुआ है n, फिर तुम माइनस करोगे 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। यहाँ से 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर बेटा कॉमन आ जाएगा, n अपॉन n की पावर 2/3 माइनस 1, ये रहा। आपने लिखा बेटा यहाँ पे 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। इसको देखो, इसकी पावर 1 है, पावर माइनस होने वाली है, तो आप क्या लिखेंगे 1 माइनस 2/3 माइनस 1, और आपको दिखाई दे रहा है 3 माइनस 2 इज नथिंग बट 1/3। ठीक, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर n की पावर 1/3 माइनस 1, ये आ रहा है आपका चेंज इन एरिया। अब मैं n की जगह पे 8, 27, 64 कुछ भी दे दूं, ऐसा जो परफेक्ट क्यूब रूट बन जाए तो सवाल थोड़ा हल्का हो जाता है, आसान हो जाता है, काम बन जाता है। अब मैं कहूं कि कितना चेंज इन एनर्जी आया। एनर्जी बढ़ी है, ध्यान रखिएगा, सरफेस एनर्जी इंक्रीज हुई है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है भैया।
सरफेस एनर्जी इंक्रीजेस। तो सरफेस एनर्जी में कितना चेंज आया? T इंटू डेल्टा ए। T इंटू डेल्टा ए का क्या मतलब है? T का सरफेस टेंशन, और डेल्टा ए की जगह क्या लिखा? 4 पाई आर स्क्वायर, और यहां लिखा n की पावर 1/3 माइनस 1। ये बेटा आपका चेंज इन सरफेस एनर्जी। ध्यान दीजिए, जितना सरफेस एनर्जी में चेंज आया, क्या इस बार किसी बाहर के एजेंट से मिला? जवाब है नहीं, हमने इसे नहीं तोड़ा, ये अपने आप टूटा। जब अपने आप टूटा तो इसका मतलब इसकी थर्मल एनर्जी कन्वर्ट हो गई सरफेस एनर्जी में। तो यहां स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, न्यू सरफेस एनर्जी comes from thermal energy of the ball। तो इसका मतलब यह हुआ कि जितना सरफेस एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ, उतना ही थर्मल एनर्जी में डिक्रीमेंट हुआ। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि थर्मल एनर्जी का चेंज इक्वल टू mc डेल्टा t, और थर्मल एनर्जी की जगह हम सरफेस एनर्जी डाल सकते हैं। तो ऐसा लिखा जा सकता है कि T फॉर सरफेस टेंशन, मुझे यहां पर टेम्परेचर में T की जगह पे डेल्टा थीटा लिख देना चाहिए, एंड थीटा इज द चेंज इन टेम्परेचर। थीटा इज चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। तो मुझे लिखना चाहिए सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और यहां लिखा हुआ है n की पावर 1/3 माइनस 1, और सामने लिखा हुआ है mc डेल्टा थीटा। कितना टेम्परेचर में चेंज आया, तो आप पाएंगे डेल्टा थीटा इक्वल टू t इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर n रेज टू पावर 1/3 माइनस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय m इंटू c। ये अपना चेंज इन टेम्परेचर आया। अब मुझे बताओ थर्मल एनर्जी घटी है कि बढ़ी है? तो सर थर्मल एनर्जी तो घटी हुई नजर आ रही है, वो हम देख भी चुके हैं कि थर्मल एनर्जी घट रही है, क्योंकि सरफेस एनर्जी बढ़ रही है, वो तो थर्मल एनर्जी से रही है। तो सरफेस एनर्जी में हो रहा है इंक्रीमेंट और थर्मल एनर्जी में हो रहा है डिक्रीमेंट। तो अगर डेल्टा यू थर्मल जो है वो कम हो रहा है, तो टेम्परेचर, जिसको हम थीटा से अभी डिनोट कर रहे हैं फिलहाल के लिए, वो भी डिक्रीज हो रहा है। तो जो लिक्विड है ये आपको ठंडा फील होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कोई डीओ लगाएं तो उसमें हुआ क्या कि अंदर पाइप मोटा सा है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, मैं जो बोल रहा हूं, पाइप मोटा तगड़ा है, मोटा तगड़ा तो नहीं पतला है, लेकिन जो नोजल लगा होता है ना आगे, ये नोजल जहां से लिक्विड बाहर आता है वो लगभग नेग्लिजिबल साइज का है। अंदर एयर प्रेशर है, तुमने इससे नोजल को दबाया तो लिक्विड आया बाहर। अब यहाँ का एरिया बड़ा है और नोजल का एरिया बहुत छोटा है, तो तुमने A1 V1 बराबर A2 V2 लगाकर ये कहा कि नोजल का एरिया जितना छोटा होगा नोजल पे वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। एरिया का रेशियो बहुत बड़ा लेकर आपने नोजल से निकलने वाले लिक्विड की वेलोसिटी को बहुत बढ़ा दिया। हम फ्लूइड डायनामिक्स में सीख के आए हैं कि अगर वेलोसिटी बढ़ती चली जाए तो स्ट्रीमलाइन की बजाय टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है, और अगर फ्लो टर्बुलेंट हो जाए तो लिक्विड की ड्रॉप्स जो होंगी वो ऐसे ऐसे फैलने लग जाएंगी, और फैलेंगी तो छोटे छोटे ड्रॉप्स में अपने आप टूट जाएंगी, हमें उसे तोड़ना नहीं पड़ेगा। और अगर लिक्विड अपने आप छोटे छोटे ड्रॉप्स में टूट रहा है तो जो अंदर कंटेनर के अंदर लिक्विड का टेम्परेचर है, बाहर की ड्रॉपलेट्स उससे बहुत ठंडी महसूस होंगी, क्योंकि टेम्परेचर अपने आप कम हो जाएगा। और द थर्मल एनर्जी ऑफ द लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू सरफेस एनर्जी, क्योंकि स्पीड बढ़ाकर आपने उसके ड्रॉपलेट्स को छोटा छोटा बना दिया, नई सरफेस एरिया जनरेट कर दिया। ये वो इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके पेपर में आया करते हैं। मैंने यहाँ इस बार n नंबर लिया है 2764, कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर लेकर के हम इस सवाल को बना दें तो रियलिस्टिक क्वेश्चन हो जाएगा। ये थ्योरम आपको याद रखनी है। क्लियर है मेरी बात? एकदम आसान। इसका उल्टा भी होता है कि छोटी छोटी बॉलें जुड़कर एक बड़ी बॉल बना रही है, कोलीज हो रही है, जुड़ रही है आपस में और बड़ी बॉल बना रही है। तो इसका मतलब सरफेस एरिया कम हो रहा है। अगर सरफेस एरिया कम हो रहा है तो सरफेस एनर्जी कम होगी, तो थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो छोटी छोटी बॉल्स, पतली जो छोटी बॉल्स है वो ठंडी लगती हैं, और जो मोटी बॉल है वो ज्यादा ठंडी नहीं लगती। उसका कारण यही है जो सरफेस टेंशन का केस है। फिलहाल आज यहाँ पे काम को काफी लंबा लेक्चर हो गया है, मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ दे दिए हैं। अब इसके बाद एक्सेस प्रेशर वाली कहानी करेंगे और वहां से कैपिलरी राइज वगैरह की तरफ मूव करेंगे। फिलहाल इन सारी कहानी को ओवरकम करते हैं, आज के लेक्चर को कंक्लूड करते हैं और आ जाते हैं अपनी लास्ट स्लाइड पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन एंड अगेन।
हमें देखने के लिए शुक्रिया। पूरे साल का कोर्स इसी शानदार प्लेटफॉर्म आरटी एकेडमी पे आपको कराया जाएगा, और जो कराया जा रहा है आप देख रहे हैं। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह, जैसा आप जानते हैं। आरटी एकेडमी बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है, सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। आप देखें, जो यहाँ कराया जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम्स में, आपके स्कूल एग्जाम्स में, वो ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा। तो जस्ट टेक अ लुक एट द लेक्चर्स। प्लेलिस्ट देखिए, सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है शुरुआत से अभी तक जितना कोर्स हुआ है, और आपके पेपर से पहले आपका कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में एक्सेस प्रेशर, मेनिस्कस, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट और कैपिलरी राइज के कॉन्सेप्ट्स के साथ। टिल देन, थैंक यू।